नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और आज राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की जो ये सीरीज चल रही है इसका लेक्चर नंबर 20 में आपके सामने लेकर आया हूं। आज इस सीरीज का लास्ट लेक्चर ये होने वाला है। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 का जो 13th चैप्टर है वो आज हम इस लेक्चर में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस जितने भी एमसीक्यू प्रोबेबल यहाँ पर बन सकते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है, हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे वो है फिस्कल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। लेक्चर नंबर 20 होगा और चैप्टर नंबर 13 पर बेस्ड होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरएस प्रीलिम्स और आरएस मेंस के लिए। आरएस प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि हर साल प्रीलिम्स में इकोनॉमिक सर्वे से 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस में पेपर 1 इकोनॉमिक्स सेक्शन जो है, राजस्थान इकोनॉमी का जो सेक्शन है, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन 10 नंबर 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज ये लेक्चर नंबर 20 कंप्लीट करके पूरा जो ये राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज है इसको अपन वाइंड अप करते हैं। इन सभी लेक्चर्स की जो पीडीएफ है रिवीजन पर्पसेस के लिए वो राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, वहां से आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं 19 लेक्चर्स, तो वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। आपको इन 20 लेक्चर्स देखने से ये जो 15 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं प्रीलिम्स में, इसका 100% आप उनको करेक्ट कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सिर्फ एक बार आपको देखना है, लेक्चर को समझना है और पीडीएफ पढ़नी है। इसके अलावा हम एक बुक भी लॉन्च करने का सोच रहे हैं जो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का क्रक्स हो, उसकी समरी हो। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 फिस्कल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टारगेट करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में समझने की। देखो, राजस्थान जो है वो एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट है। लगभग 10% एरिया जो है इंडिया का वो राजस्थान में आता है। लेकिन राजस्थान के 10% एरिया कवर करने के बावजूद इकोनॉमी कितनी वो कवर करता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विभिन्न बहुत सारे क्वांटिटेटिव जो है फिगर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से राजस्थान जो है वो अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग सब सेक्टर्स में परफॉर्म कर रहा है, कितना क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो राजस्थान जो है रिच कल्चरल हेरिटेज उसके पास है, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है और राजस्थान स्टेट जो है वो इंडिया की टोटल जो इकोनॉमी है, मान लीजिए इंडिया की इकोनॉमी 100 है, तो राजस्थान जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है 5.25%। ठीक है, इंडिया का जितना भी जीडीपी होता है उसका 5.25% जो है, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की और करंट प्राइसेस की। तो करंट प्राइसेस पर इस जो पिछला वित्तीय वर्ष था, फाइनेंशियल ईयर था 2025-2026, उसमें राजस्थान स्टेट में ने इंडियन इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो 5.25% का है। अगर राजस्थान की मैं नॉमिनल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीएसडीपी अपन कहते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर, राजस्थान की बाउंड्री के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू है उसकी अगर हम बात करें एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो है 18.75 लाख करोड़। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो ये 17.01 लाख करोड़ था और ये कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन ये बात आपको यहां पर समझना जरूरी है कि राजस्थान का पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो नॉमिनल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा वो 18.75 लाख करोड़ रहा। पिछले साल की बनिस्बत ज्यादा है, पिछले साल 17.01 लाख करोड़ था। ये क्वेश्चन सीधा सीधा जो फैक्ट है ये पूछा जा सकता है। तो एक फैक्ट तो यहां हो गया कि राजस्थान ने इंडिया की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन दिया, आपका आंसर होगा 5.25%। ठीक है, करंट प्राइसेस में। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है, एमसीक्यू क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पिछले फाइनेंशियल ईयर में नॉमिनल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, 18.75 लाख करोड़। तीसरा क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि पर कैपिटा इनकम राजस्थान की करंट प्राइसेस की अगर हम बात करें तो कितनी है, तो वो है 2.02 लाख रुपीस। डन, करंट प्राइसेस में पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन क्या होती है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपॉन पॉपुलेशन। डन, ये क्या चीज है, पर कैपिटा इनकम। अगर करंट प्राइसेस की बात करूं तो 2.02 लाख, मतलब 2,02,000 रुपए जो है वो पर कैपिटा इनकम है, जो कि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 9.32% ज्यादा है। सीधा सीधा आरपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया 5.25%, दूसरा हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 18.75%, तीसरा होगा पर कैपिटा इनकम करंट प्राइसेस में कितनी थी, 2.02 लाख रुपीस।
कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ? 9.32% इंक्रीमेंट हुआ। पांचवा क्वेश्चन हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू 25.74%। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 25.74% टू द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड एंड प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू ए सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स। बात समझ आ गई कि अगर हम अभी हम यहां पर मैं क्या बात कर रहा था, इंडिया की इकोनॉमी का कितना परसेंट भाग राजस्थान कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 5.2% भाग है। अब अगर इस 5.2% भाग को मैं 3 भागों में डिवाइड करूं, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, सेक्टर वाइज बात करूं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है राजस्थान की इकोनॉमी में वो 25.74% है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 26.55% है। ठीक है, इतना ज्यादा क्यों रहा? क्योंकि एमएसएमई इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहां पर ग्रो हो रही हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का राजस्थान की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो है 26.55%। अब मैं बात करूंगा सर्विस सेक्टर की, तो तीनों सेक्टरों में से एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, तीनों सेक्टर्स में से सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसने किया है। आपका आंसर होगा 47.71%। क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली ट्रेड में, टूरिज्म में, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, और राजस्थान का रोल जो है वो सर्विस सेक्टर मेजर करवा रहा है इंडियन नेशनल इकोनॉमी में। बात समझ आ गई? तो ये 3 चीजें हमने बात की। तो यहां से अब तक सिर्फ डेटा की बात हुई है कि राजस्थान ने कितना कंट्रीब्यूट किया इंडियन इकोनॉमी में, 5.25%। ठीक है, दूसरा, राजस्थान का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना रहा? 18.75 लाख करोड़। पिछले साल कितना था? 17.01 लाख करोड़। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? नेशनल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितनी थी? 2.02 लाख रुपीस पर कैपिटा इनकम। ये कितना इंक्रीज है पिछले साल से? 9.32% इंक्रीज है करंट प्राइसेस में। अगर राजस्थान की 18.75 लाख करोड़ इकोनॉमी की बात की जाए तो इसमें से एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है? 25.74 लाख रुपीस, सॉरी 25.74%। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की जाए तो 26.55% और सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो 47.71%। ये करंट प्राइसेस में बात हो रही है। राजस्थान ग्रोथ कर रहा है, राजस्थान शानदार ग्रोथ कर रहा है, और ये ग्रोथ हमें यहां देखने को मिल रही है कि पिछले साल तो हमारा जीडीपी था 17.01 लाख करोड़ और इस साल है 18.75 लाख करोड़। ठीक है, ये ग्रोथ ही दिख रही है, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो राजस्थान के सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ और ज्यादा एक्सपोनेंशियल नहीं हो पा रही और ज्यादा ग्रोथ परसेंटेज हमारी नहीं हो पा रही। और वो 2 प्रॉब्लम्स क्या है? पहला, क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी, कि राजस्थान में जो क्लाइमेट है उसका कोई भरोसा नहीं है, क्लाइमेट के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्लाइमेट पे डिपेंडेंट रहती है, हमारा एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है। मॉनसून जो है वो अनिश्चितता यहाँ पर आती है। इसके अलावा रीजनल इम्बैलेंस है। एक जगह ऐसी है जयपुर जो पूरा डेवलपिंग सिटी के तौर पर जानी जाती है, एक तरह से मेट्रो सिटीज के बराबर आकर खड़ी हो चुकी है, और एक दूसरी जगह है जैसलमेर या बाड़मेर का रेगिस्तान, जहां पर उतनी सुविधाएं अभी नहीं है। तो ये रीजनल इम्बैलेंसेस जो है, ये 2 प्रॉब्लम्स है, और इन 2 प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए राजस्थान सरकार बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है वो लगातार लेकर आ रही है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में बात की थी कि किस तरह से इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाए जिन पर क्लाइमेट का कोई असर देखने को ना मिले, क्लाइमेट से उनको कोई लॉस ना हो, एडवर्स क्लाइमेट से। ठीक है, इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए राजस्थान बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहा है, जिसमें से पहली चीज है पॉलिसी मेजर्स जो है वो इनोवेटिव है। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट स्केल अप हो रहे हैं, ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे वो अडानी की तरफ से हो, चाहे वो भारत सरकार की तरफ से हो। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया जा रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, एजुकेशन को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, फोकस अप्रोच अडॉप्ट की जा रही है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को इंप्रूव किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, इनका टारगेट सिर्फ ये है कि ये जो हम 17.01 लाख करोड़ से 18.75 लाख करोड़ हुए हैं, इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं ग्रोथ में, उन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया जाए ताकि हम ग्रोथ और ज्यादा कर सकें।
जैसा कि हर चैप्टर में मैंने आपको बताया है, हर सेक्टर की हमने बात की है कि उस सेक्टर का क्या रोल होगा विकसित राजस्थान 2047 को लेकर। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है, इस सेक्टर का नाम क्या है? फिस्कल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। इस सेक्टर्स की मदद से अगर हम देखें कि किस तरह से हम विकसित राजस्थान बना पाएंगे, तो वो है कि यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जरूरी है। इस वजह से हमें मॉडल स्टेट बनाना है राजस्थान को, और इस एजेंडा को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सोशल सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए। बेसिकली ये सारी चीज़ें थ्रस्ट एरियाज हैं जिनको टारगेट करते हुए हम राजस्थान की सस्टेनेबल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है किसी भी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए, किसी भी इकोनॉमी के फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, डेवलपमेंट को करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर निकल के सामने आता है। तो अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्यों जरूरी है राजस्थान के विकास के लिए। ये दो चीजें बिल्कुल अलग अलग है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों चीजों को आप एक ना समझें, ये दोनों अलग हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आप सिर्फ नंबर्स में देखते हैं, जीएसडीपी में देखते हैं, पर कैपिटा इनकम में देखते हैं, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन में देखते हैं, जबकि डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट आप बेसिक नेसेसिटीज जो हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है, उन सारी चीज़ों में बेसिक लाइफस्टाइल जो है किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो एजुकेशन हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात करें, इन सब को ध्यान में रखते हुए उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। तो बोथ ऑफ दीज टर्म्स आर डिफरेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपको करना है, किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास आपको करना है, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ रिमेन्स द सेंट्रल पिलर ऑफ राजस्थान एस्पिरेशन फॉर सस्टेन्ड एंड हाई वैल्यू डेवलपमेंट। अगर आपको हाई वैल्यू डेवलपमेंट करना है, सस्टेन डेवलपमेंट करना है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सेंट्रल पिलर की तरह काम करेगा। कंसिस्टेंट एक्सपेंशन जो है वो की सेक्टर्स में होना जरूरी है। इसके साथ साथ क्या क्या होना जरूरी है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जरूरी है, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में एनहांस होगा तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और सारी चीजें होंगी। एज स्ट्रेंथन द स्टेट्स प्रोटेक्टिव बेस। डन। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। बात समझ में आ रही है? डिफरेंशिएट हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमें क्या करना है, हम अब आगे वाले सेक्शन में क्या पढ़ेंगे कि हम राजस्थान की इकोनॉमिक ग्रोथ पे किस तरह फोकस करें, राजस्थान की इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह करें कि हम डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हो सके। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोइंग रोल चल रहा है, सर्विसेज बहुत अच्छी चल रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर लगातार फोकस किया जा रहा है, मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर जो है वो हमें बता रहा है कि हम इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और रेजिलियंस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अभी हमें करना है बहुत ज़्यादा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से, इंडस्ट्रियल बेस को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उतना ज़्यादा अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चीज़ें। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ इनकम एनहेंसमेंट होना जरूरी है और फिस्कल सस्टेनेबिलिटी होना जरूरी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जब होंगी तब आप देखेंगे कि किस तरह लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो राजस्थान का होगा, और एक नींव जो है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की पड़ेगी धीरे धीरे। ठीक है। तो ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं राजस्थान में ग्रोथ बढ़ाते हुए हम किस तरह विकास की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अब जो हम बात करेंगे, हम क्वांटिटेटिवली बात करेंगे। मैं थोड़ा क्रिस्प में आपको समझा रहा हूं तो, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है, सिर्फ डेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ फोकस किया इन सभी नंबर्स पर। ये जो पूरा लेक्चर है ये नंबर्स पर बेस्ड है, क्वांटिटी पर बेस्ड है। इसमें से अगर कोई, इस लेक्चर में से अगर कोई क्वेश्चन निकल के आता है, चैप्टर नंबर 13 में से अगर कोई क्वेश्चन निकल के आता है प्रीलिम्स में, तो वो सिर्फ डेटा पर बेस्ड होगा। तो इस चैप्टर में हम चीजें समझने से ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको डेटा रिवाइज करा सकूं। और अब जो सेक्शन आया है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इसमें सीधा सीधा परसेंटेज पे खेला जाएगा कि कितनी परसेंट जीएसडीपी ग्रोथ हुई, कितना क्या रहा, कितना पर कैपिटा इनकम क्या रही, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। एक स्टेट के अंदर डोमेस्टिकली जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनकी वैल्यू क्या कहलाती है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी, एक नंबर सामने निकल के आता है, ये नंबर यूज्ड, ये जो क्वांटिटी निकल के सामने आती है, ये नंबर हमें डायरेक्टली ये बताता है कि स्टेट की ग्रोथ कितनी हो रही है, स्टेट की इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी हो रही है। ठीक है, ये हमें, ये जो एस्टिमेट है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, ये हमें एक ब्रॉडर पिक्चर प्रोवाइड कराता है कि जो भी पॉलिसीज राजस्थान सरकार में चल रही है, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स जितने भी हुए हैं, जितने भी अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं राजस्थान में, पॉलिसी इंटरवेंशन जितने भी हुए हैं, जितना भी पैसा लगाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में या विभिन्न चीजों में इन्वेस्टमेंट किया गया है, उन सब का जो आउटपुट है वो बेसिकली ये नंबर दर्शाता है। क्या कहते हैं इस नंबर को, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। ग्रॉस है पूरा, नेट नेट अलग होता है, ग्रॉस अलग होता है। The estimates of state domestic product represents the value of all goods and services produced within the state। एक स्टेट के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डन, ये सारी बात की। अब यहां पर हम जीएसडीपी के नंबर्स वगैरह की बात करेंगे करंट प्राइसेस में, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी ये नंबर बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें डिटेल में जाएंगे, कितना परसेंट रहा, इंडिया का कितना परसेंट है, वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो राजस्थान पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ का भी डायरेक्ट बताता है आपको। ठीक है, और एक रिफ्लेक्शन होता है, एक प्रतिबिंब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, और इस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम निकालते हैं नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और फिर उसको डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, और फिर निकलती है पर कैपिटा इनकम। तो ये बेसिकली पर कैपिटा इनकम जो है वो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ही एक डेरिवेटिव है। और ये जो पर कैपिटा इनकम है ये हमें बताती है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में रहने वाले लोगों की वेलबीइंग क्या है, उनका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है। जितनी ज्यादा पर कैपिटा इनकम होगी उतनी ज्यादा लोगों की वेलबीइंग ज्यादा होगी। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम कैसे ज्यादा होगी, जितना उस पर्टिकुलर स्टेट का नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा उतनी ज्यादा पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब सीधे सीधे आते हैं हम क्वांटिटीज पर, और अब जो सेक्शन है वो हम बात करेंगे राजस्थान और इंडिया, जो अभी मैंने डेफिनेशन बताई ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नंबर्स क्या रहे पिछले फाइनेंशियल ईयर में। राजस्थान स्टेट के अंदर तो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसकी वैल्यू क्या रही, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रही करंट प्राइसेस में। और इंडिया लेवल पर पूरे भारत देश की हम बात करें तो उसमें पिछले फाइनेंशियल ईयर में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या रहा करंट प्राइसेस में। तो इनकी वैल्यूज, परसेंटेज चेंज, ये सब क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं, जीएसडीपी ऑफ राजस्थान एंड जीडीपी ऑफ ऑल इंडिया एट करंट प्राइसेस। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, वर्ष 2025-26 फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 की अगर हम बात करें करंट प्राइसेस की, तो राजस्थान का करंट प्राइसेस में इस फाइनेंशियल ईयर का जीएसडीपी जो रहा वो 18.75 लाख करोड़ रहा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, 2024-25 में करंट प्राइसेस में राजस्थान का जो जीएसडीपी रहा वो 17.01 लाख करोड़ रहा, और इसके रेस्पेक्ट में यहां जो ग्रोथ होती है वो है 10.24% ग्रोथ रेट करंट प्राइसेस पे। ठीक है, तो यहां इस पैराग्राफ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि कितना जीएसडीपी रहा करंट प्राइसेस में, तो वो है 18.75 लाख करोड़। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पिछले साल कितना था, 17.01 लाख करोड़। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट है, वो है 10.24%। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ये सारी बात कर रहे हैं, इसमें हम बता रहे हैं कि इंडिया लेवल पर अगर हम बात करें, ऑल इंडिया लेवल पर जीडीपी की बात करें करंट प्राइसेस की, तो वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रहा है 357.14 लाख करोड़, और पिछले साल की बनिस्पत जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है वो ग्रोथ है 8% की। तो आप यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान की जो ग्रोथ रेट है जीएसडीपी की वो ज्यादा है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की। ठीक है, तो अगर कहीं भी आपको ये स्टेटमेंट दिखे, जनरली क्या होता है भारत के आंकड़े ज्यादा बेहतर रहते हैं राजस्थान के आंकड़ों से, लेकिन यहां पर अगर जीएसडीपी की बात की जाए तो राजस्थान 10.24% की रेट से इंक्रीज हुआ जीएसडीपी,
और इंडिया लेवल पर 8% की रेट से इंक्रीज। अब अगर पूरे भारत की जीडीपी में राजस्थान का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो है 5.25%। ठीक है, तो राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.24% करंट प्राइसेस में, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8% करंट प्राइसेस में, राजस्थान का इंडिया में कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी का वो 5.25% है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे आपका वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, उसको याद करना है। यहाँ इस टेबल के माध्यम से भी मैं यही चीज समझा रहा हूँ कि इंडिया में तो कितना है जीडीपी 357,138,86 करोड़ रुपीस। ठीक है, पिछले साल की बनिस्पत मतलब 2025 में इतना था और ये बढ़ के इतना हो गया, तो परसेंटेज से कितना हुआ 8%। पिछली बार जो ग्रोथ रेट थी वो 9.8 थी, इस बार ग्रोथ रेट इंडिया की 8% है। हमेशा से आप देखेंगे कि हर साल ग्रोथ रेट इंडिया की जो है वो कम होती जा रही है, राजस्थान की भी कम हो रही है, एक बार बढ़ी थी 21-22 में 18.9% थी, थैंक्स टू कोविड। कोविड में 20-21 में कम रही जीडीपी, तो यहाँ पर ये बढ़ गई। ठीक है, वहाँ नेगेटिव गई, इसलिए उसके रेस्पेक्ट में हम काउंट कर रहे हैं। तो 18.9%, फिर कम हुआ 14%, फिर कम हुआ 12%, फिर कम हुआ 9.8%, और अब इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8% है। ऐसे ही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जीडीपी जो है, जीएसडीपी जो है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो राजस्थान का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो है 187,5413 करोड़ रुपीस, और परसेंटेज ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं तो वो है 10.24%। ठीक है, राजस्थान की जो जीएसडीपी की ग्रोथ रेट है वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा है, 2.24% ज्यादा है, 2.24%। ये एडवांस एस्टिमेट्स के आंकड़े हैं। ये जो मैं यहाँ पर आपको ये जो भी चीज बताई है ये करंट प्राइसेस की बात हो रही है। अब बात करेंगे कांस्टेंट प्राइसेस की, जिसका बेस ईयर है 2011-12। तो अगर करंट प्राइसेस की बात करूं तो 10.24% था ग्रोथ रेट, और अगर कांस्टेंट प्राइसेस की बात करूं तो राजस्थान की ग्रोथ रेट है 8.66%। अगर करंट प्राइसेस की बात करूं तो इंडिया की ग्रोथ रेट थी 8%, और कांस्टेंट प्राइसेस की बात करूं तो इंडिया की ग्रोथ रेट है 7.4%। तो ये भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ में याद रखिएगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट प्राइसेस की राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.24%, कांस्टेंट प्राइसेस की राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.66%, करंट प्राइसेस की इंडिया की ग्रोथ रेट 8%, कांस्टेंट प्राइसेस की इंडिया की ग्रोथ रेट 7.4%। याद रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको ये सही करके आना है। इस बार इसको जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या रहा राजस्थान का। देखो, दो तरह के प्रोडक्ट है, जीएसडीपी और दूसरा है एनएसडीपी। ठीक है, जीएसडीपी एंड एनएसडीपी, ये तो हुआ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें सब कुछ आ गया, जो टोटल वैल्यू है वो इसमें आएगी। हमेशा ये आंकड़ा इस आंकड़े से ज्यादा रहेगा। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो है जब हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं, तो ये नेट एक वैल्यू आती है कि इतना तो मोटा मोटी हुआ ही है। ग्रॉस में पूरा सकल घरेलू उत्पाद रहते हैं अपन, और नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद, तो ये आंकड़ा हमेशा कम रहेगा। ये ज्यादा ऑथेंटिक आंकड़ा होता है, जिसको हम पर कैपिटा इनकम पीएसआई के को डिराइव करने के लिए निकालते हैं। एनएसडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ये हमें देता है पीसीआई पर कैपिटा इनकम। यहां पर भी वही हालत है, अगर एनएसडीपी की भी बात करें भाई वही है, एनएसडीपी भी जीएसडीपी से ही डिराइव हुआ है और एनएसडीपी से डिराइव होगा पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है राजस्थान की एनएसडीपी में वो 10.48% है, और ग्रोथ रेट जो इंडिया की है, सॉरी ये करंट प्राइसेस की बात हो रही है, कांस्टेंट प्राइसेस की बात हो रही है, हम इंडिया को नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ राजस्थान को फोकस कर रहे हैं। तो एनएसडीपी में ग्रोथ रेट 10.48%, एनएसडीपी की कांस्टेंट प्राइसेस की ग्रोथ रेट 8.90%। ठीक है, एनएसडीपी भी कभी कभी पूछ लेते हैं। आगे चलें, आगे हम बात करेंगे राजस्थान की पर कैपिटा इनकम और ऑल इंडिया पर कैपिटा इनकम करंट प्राइसेस में। ठीक है, यहां भी अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो राजस्थान की ग्रोथ रेट ज्यादा बेटर है इंडिया की ग्रोथ रेट से। राजस्थान में पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है, एनएसडीपी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपॉन पॉपुलेशन। तो अगर हम राजस्थान के जीएसडीपी निकालते हैं, उस जीएसडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो एनएसडीपी आता है, एनएसडीपी को राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं
तो एक आंकड़ा आता है जिसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, जो कि 2025-26 में करंट प्राइसेस में 2,02,349 रुपीस था, जो पिछले साल के बनिस्पत 9.32% ज्यादा था। ठीक है, राजस्थान का पर कैपिटा इनकम कितना है? 2,02,000। ठीक है, इंडिया का कितना है? 2,19,000। इंडिया के पर कैपिटा इनकम 2,19,000। यहां पर क्या हुआ है, पूरे इंडिया का जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर दिया गया है पूरी इंडिया की पॉपुलेशन से, तो ये आंकड़ा आया है 2,19,000 का, जो कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम है। और ये पिछले साल के रेस्पेक्ट में 6.9% जो है वो ज्यादा इंक्रीमेंट यहां पर हुआ। ठीक है, तो ये चार्ट भी क्लियर है। ये जो पुराने साल के जो आंकड़े हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के नहीं है, क्योंकि हमें पूरा फोकस जो है वो करंट अफेयर्स के माध्यम से, करंट अफेयर्स को टारगेट करते हुए करना है। ठीक है, तो ये चीजें जो लास्ट वाला कॉलम है ये आप याद रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हुई है राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल से, वहां से आप पढ़ सकते हैं, तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। डन, आगे चलते हैं। पर कैपिटा इनकम का करंट प्राइसेस में ये ग्राफ भी देख लेते हैं एक बार, कि राजस्थान की अगर बात की जाए तो 2011-12 के रेस्पेक्ट में 2011-12 में जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 57,192, जबकि ऑल इंडिया बात की जाए तो 2011-12 में जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 63,462। अभी इस साल की हम बात करें, पिछले साल की बात करें जिस पर ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड है 2025-26, तो वो है 2,02,349 और यहाँ है 2,19,575 रुपए। ठीक है, ये कितना परसेंट इंक्रीमेंट है? जो मैंने यहाँ बताया अभी 9.32%, 9.32%। और ये कितना परसेंट इंक्रीमेंट है? 6.3%। तो हमेशा ये जो आंकड़े हैं एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो राजस्थान और इंडिया के हैं, इसमें राजस्थान ने बेटर परफॉर्म किया है, चाहे वो एनएसडीपी के आंकड़े हों, चाहे वो जीएसडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े हों, चाहे वो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट के आंकड़े हों। बेसिक अगर अपन टोटल वैल्यू देखेंगे तो इंडिया की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो या कुछ भी हो। लेकिन जो ग्रोथ रेट पिछले साल के बनिस्पत हम देख रहे हैं वो राजस्थान अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा बात है, ये प्रूव कर रही है कि जितने भी हम कोशिश कर रहे हैं, जितने भी स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज चल रही हैं वो ऑन पॉइंट है, वो सही काम कर रही हैं। डन, आगे चलते हैं। पर कैपिटा इनकम ऑफ राजस्थान एंड ऑल इंडिया एट कांस्टेंट प्राइसेस की बात करेंगे। अभी जो मैं बात की थी मैंने वो थी करंट प्राइसेस की, और अब कांस्टेंट प्राइसेस जिसका बेस ईयर चल रहा है 2011-12, उसको देखते हुए राजस्थान की 2025-26 में कांस्टेंट प्राइसेस में जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 1,03,189। पहले कितनी थी? पहले कितनी बताई थी मैंने करंट प्राइसेस में? जस्ट इसका डबल, कितना? 2,02,000। अभी कितना है? 1,03,000। याद रहेगा, कांस्टेंट प्राइसेस में पर कैपिटा इनकम हमेशा कम रहेगी। कितनी रहेगी? 1,03,000 रुपए। ठीक है, और करंट प्राइसेस में पर कैपिटा इनकम ज्यादा रहेगी। कितनी रहेगी? 2,02,000 रुपए। ग्रोथ रेट कितनी है? 7.76%। ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया में 2,19,000 थी और यहां पर 1,21,000 है कांस्टेंट प्राइसेस में। ग्रोथ रेट कितनी? 6.3%। तो ये जो सारा सिस्टम है ये आप याद रखिए। ये पूरी चीज जो है, ये डेटा जितना आप रिवाइज करोगे, सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है कि अगर आरएस प्रीलिम्स में कोई आता है तो वो इन फैक्ट्स से रिलेटेड आता है। सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई लास्ट ईयर और इस ईयर में कितना परसेंट ग्रोथ रेट हुआ, या पर कैपिटा इनकम कितनी कांस्टेंट प्राइसेस। इसमें आपको सिर्फ इसको याद करने के लिए मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। एक कॉपी में एक टेबल बना लीजिए जिसमें ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लिख लीजिए, और हर दिन उसको अगर आप रिवाइज करोगे तो ये आंसर आपका बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीपल रिविजन्स करने होंगे। अभी मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं कि ये आंकड़ा क्या है, याद आपको ही करना पड़ेगा। हालांकि कोशिश मैंने इस तरह की है कि मैं 2 बार 3 बार आपको सारी चीजें बताऊं, ताकि कम से कम 2 बार 3 बार तो आप यहाँ यहीं पढ़ लो, और 2-3 बार अगर आपने रिविजन कर लिया तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सामने जो आप ये पाई चार्ट देख रहे हैं ये बता रहा है कि राजस्थान में जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन हुआ, जितनी भी जीएसडीपी जो भी एक्टिविटीज होके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उसमें हर सेक्टर और हर सब सेक्टर का कितना पार्ट है। ठीक है, अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है राजस्थान की जीडीपी में, एग्रीकल्चर AIS, ठीक है, तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है 25.74%। ये सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं
तो इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन रहा राजस्थान की पूरी जीडीपी में वो है 26.55%, जो एग्रीकल्चर से थोड़ा सा ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी सेक्टर का रहा है तो वो है सर्विस सेक्टर। कितना? 47.71%। ठीक है, ये आंकड़ा याद रहेगा। एक फैक्ट आप हमेशा याद रख लीजिए कि पिछले मुश्किल 5-6 सालों से लगातार सर्विस सेक्टर जो है वो डोमिनेट यहाँ पर कर रहा है। अगर अब सब सेक्टर की बात करें तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें से क्रॉप्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10.97% है, लाइव स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12.70% है, और ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन और मेरे को दिख रहा है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर सकते हैं इसको। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का 10.76%, कंस्ट्रक्शन का 9.30%, माइनिंग एंड क्वायरिंग का 3.30%, इलेक्ट्रिसिटी का 3.20%। सर्विस सेक्टर की बात करूं तो ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में 13.33%। अब इस ग्राफ से 3 फैक्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं। पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि राजस्थान की करंट प्राइजेस में जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ वो 17.12 लाख करोड़ हुआ। डन। दूसरा, AIS का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है 47.71%। सेक्टर्स की बात कर रहा हूं, अभी सब सेक्टर्स की बात भी करेंगे। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है? सर्विस सेक्टर का 47.71%। सेकंड नंबर कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का 26.55%। थर्ड जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का 25.74%। अब आपसे पूछ लिया गया कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा, तो वो लाइव स्टॉक का रहा 12.70%, क्रॉप से भी ज्यादा लाइव स्टॉक, पहली चीज। ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा, वो था मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर 10.76%। आपसे पूछा जाए कि भाई सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा, तो वो है ट्रेड एंड होटल्स एंड रेस्टोरेंट 13.33%। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सारे जितने भी सब सेक्टर्स हैं राजस्थान के, आपको ये सब सेक्टर्स दे दिया जाएगा, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, इन सब में से राजस्थान की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है वो कौन से सब सेक्टर से किया गया, तो आपका आंसर होगा 13.33% जो है ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। तो आपको क्या याद रखना है, ये सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन याद रखना है। हर सेक्टर का जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा क्या है, लाइव स्टॉक 12.70, इंडस्ट्रीज में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग 10.76%, और सर्विस सेक्टर में क्या है, ट्रेड एंड होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स 13.33%। इन सब में से सबसे ज्यादा किसका है, ट्रेड एंड होटल्स, क्योंकि किसमें आता है, सर्विस सेक्टर का, जिसका भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली आप कर पाएंगे अगर आप मल्टीपल रिविजन्स करते हैं तो। आगे और हम फिस्कल मैनेजमेंट की बात करते हैं। अभी तक पूरे लेक्चर के 2 पार्ट हैं, पूरे चैप्टर के 2 पार्ट हैं। एक है फिस्कल मैनेजमेंट, दूसरा है इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो इकोनॉमिक पॉलिसी से पढ़ाया है। अब हम बात करेंगे फिस्कल मैनेजमेंट की, और फिस्कल मैनेजमेंट की मैं जब भी बात करूंगा तो 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है वो सामने आएंगे। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट। कि जितना एक्सपेंडिचर हुआ है, एक्सपेंडिचर माइनस जो रेवेन्यू रिसीट है, वो अगर अपन देखते हैं तो फिस्कल डेफिसिट में आता है कि हम जो है वो एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, खर्च ज्यादा कर रहे हैं, और जो हमारी इनकम हो रही है, रिसीट्स जो हो रही है वो कम हो रही है, इसलिए ये क्या आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, फिस्कल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, टोटल रिसीट, तो कितनी है फिस्कल डेफिसिट अगर आपसे पूछा जाए वर्ष 2024-25 की, तो वो है 72.420। ठीक है, पहले 70,000 हमने सोचा था, लेकिन वो 70,000 नहीं रहा। एस्टिमेट्स हमने 70,091 करोड़ रुपए लगाया था, लेकिन नहीं। जो फिस्कल डेफिसिट रहा वर्ष 2024-25 की बात हो रही है, वो कितना है, 72,420 करोड़। अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, कुछ एक्सपेंडिचर ही रखें, कुछ रिसीट्स ही रखें उसमें, तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जो है 2024-25 का वो है 41,950 करोड़ रुपीस। हमेशा याद रखना, रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट से कम होगा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में ओवरऑल एक्सपेंडिचर, ओवरऑल रिसीट्स रखा जाता है, जबकि रेवेन्यू डेफिसिट में उसमें से कुछ पार्ट रखा जाता है।
ठीक है, ये दो फैक्ट याद करने के हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा? 41,950 करोड़ रुपीस। फिस्कल डेफिसिट कितना रहा? 72,420 करोड़ रुपीस। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। अपना जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीएसडीपी, वो और फिस्कल डेफिसिट का एक रेशियो निकल कर आता है। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे जीएसडीपी का इतना सा पार्ट ही फिस्कल डेफिसिट में आ रहा है। वो रेशियो जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। तो वो रेशियो कितना है? 4.26%। ठीक है, मतलब हमारे टोटल जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें से जो हमारा फिस्कल डेफिसिट का पार्ट है वो मात्र 4.26% है। ये जितना कम रहे उतना अच्छा। ठीक है, और इसके लिए एडिशनल बोरोइंग सीलिंग जो है 0.42% रख ली है अपन ने। तो यहां पर ये जो आपको सामने स्लाइड दिख रही है इसमें तीन फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा 24-25 में? 41,950 करोड़ रुपीस। फिस्कल डेफिसिट कितना रहा 2024-25 में? 72,420 करोड़ रुपीस। फिस्कल डेफिसिट और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का रेशियो जो है वो कितना है? 4.26%। याद रहेगा कितना है? 4.26%। ठीक है, अब ये जो आपके सामने टेबल है, यहां से ही ये पूरी सीरीज जो है वो स्टार्ट हुई थी। जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने की इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाए थे, उसमें ये टेबल थी। और इस टेबल को मैं सिर्फ इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि इस टेबल में से ही आप देखेंगे एक दो क्वेश्चंस यहां से निकल कर आएंगे। तो एक बार ये टेबल मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं। फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट स्लाइड जो थी वो आपके सामने है एक तरीके से, और ये रिवीजन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हद इंपॉर्टेंट चीज है। हर साल इस टेबल में से 2-3 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला फैक्ट, क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कांस्टेंट प्राइसेस पे कितना था? 981807 करोड़ रुपीस। करंट प्राइसेस की बात करें तो 1875413 करोड़ रुपीस। जीएसडीपी ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइसेस में 8.66% और करंट प्राइसेस में 10.24%। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात करें कांस्टेंट प्राइसेस में तो एग्रीकल्चर सेक्टर 25.33%, इंडस्ट्री सेक्टर 28.21% और सर्विस सेक्टर 46.46% ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पीडीएफ मैंने आपको दिया हुआ है, ये हद इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद रख लेना हमेशा के लिए। हमेशा के लिए मतलब कम से कम एक साल के लिए। तो अब बात करते हैं सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन जीएसवीए। राजस्थान की पूरी इकोनॉमी में क्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड कौन कौन से सेक्टर ने कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया? करंट प्राइसेस में उसकी बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने किया 25.74%, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने किया 26.55% और इंडस्ट्रियल सेक्टर सर्विस सेक्टर ने किया 47.71%। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाएगा तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, ये वैल्यू याद कर लीजिए। पर कैपिटा इनकम भी अभी मैंने आपको बताया है। कांस्टेंट प्राइसेस की बात करें तो 1,03,000 रुपए और करंट प्राइसेस की बात करें तो 2,02,000 रुपए। करंट प्राइसेस में 2,02,000 रुपए, कांस्टेंट प्राइसेस में 1,03,000 रुपए पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम को निकालते कैसे हैं हम? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन क्या निकल के आएगा अपना? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो कांस्टेंट प्राइसेस में कितना है? 1,03,000 रुपए। करंट प्राइसेस में कितना है? 2,02,000 रुपए। ठीक है, ये आंकड़ा दिया हुआ नहीं है, मिसिंग, ये मिसिंग। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन राजस्थान में पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुआ 283.98 लाख मेट्रिक टन, जो पिछले साल के बनिस्पत नेगेटिव जा रहा है। इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसका बेस ईयर कितना है? 2011-12, याद रखना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है उसका आंकड़ा है 153.29। होलसेल प्राइस इंडेक्स याद रखना, इसका जो बेस ईयर होता है वो 99-2000 है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 400 से थोड़ा सा कम है, 399.74, ये याद रख लेना। ठीक है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन पिछले साल से कम हुआ 283.98। इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 153.29। होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसे हम परसेंटेज चेंज में मेजर करते हैं, सॉरी परसेंटेज चेंज भी दिखाया गया है यहाँ पर। होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसका बेस ईयर 99-2000 है वो है 399.74। पिछले साल के बनिस्पत जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो मामूली सा है, 0.76%।
पूरे राजस्थान में जो पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 31,556 मेगावाट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आरएस प्रीलिम्स में कि राजस्थान की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर की कितनी है। 31,556 मेगावाट, 31,556 मेगावाट। ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है? 399.74। इसका परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 0.76%। इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है? 153.29। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है? 283.98 मेट्रिक टन, जो पिछले साल के बनिस्पत नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है। तो इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल के साथ आज का जो ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 20, शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था। फिस्कल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आरपीएससी के, आरएस प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, रिवाइज करा चुका हूं। ये एक डिटेल डिस्कशन हुआ। जितने भी प्रोबेबल एमसीक्यू यहाँ पर बने वो सब मैंने आपको बता दिए। 20 लेक्चर में पूरा राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको करवा कर दे दिया है। हद इंपॉर्टेंट सीरीज है, जितने ज्यादा आप इसके रिवीजन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। एक भी क्वेश्चन आरएस प्रीलिम्स का इस पूरी सीरीज से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है। तो आप ये 20 लेक्चर्स अगर आपने पूरे नहीं देखे हैं, फोकस कंसंट्रेशन के साथ नहीं देखे हैं, तो एक बार वापस इनका रिवीजन कर लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर। वहां से देखकर आप इसको मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, अंडरलाइन हाईलाइट प्रिंट आउट करवा सकते हैं पूरी पीडीएफ का। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जितना बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आपको दे सकता था, मैंने अपनी कोशिश, अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकता था, जितनी कोशिश मैंने की, वो मैक्सिमम एफर्ट मेरी तरफ से रहा। अब आपके रिवीजन और आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस पर है। जितना आप इसका रिवीजन करोगे, मैं अपनी तरफ से आपको 24 कैरेट गोल्ड दे चुका हूँ। थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा और ज़्यादा जो आपको ऐसे चैप्टर्स हैं जो हार्ड लग रहे हैं, जो आपको अच्छे से याद नहीं हुए, उनका रिवीजन आप ज़्यादा डिटेल के साथ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 15 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आएंगे, आरएस प्रीलिम्स में, वो इन्हीं 20 लेक्चर से आएंगे। हर एक लेक्चर आपको एक क्वेश्चन की गारंटी 100% देगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मेहनत करते रहिए, मेहनत से सब हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई भी असंभव चीज़ नहीं है जो मेहनत से ना हो सके। ठीक है। मेहनत से सब हो जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी सीरीज में, या जो हमारे लाइव लेक्चर्स जो हो रहे हैं, लाइव हम डाउट सेशन ले रहे हैं, वहां तो हम हर फ्राइडे मिलते ही हैं। ठीक है। थैंक यू।